अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत सा फ़नी नावल आप सब के लिए जिसका नाम है नैना ठग लेंगे, राइटर फ़ाइज़ा इफ्तिखार। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर नावल का आगाज़ करते हैं। मुर्दारों उठ जाओ, अब दिन सर पे चढ़ आया है। अगरचे मुझे मुखातिब नहीं किया गया था मगर आवाज़ इस कदर करारी और चुभती हुई थी कि मैं जो मुँह तक रज़ाई ताने गहरी नींद सो रहा था हड़बड़ा के जाग गया। कितनी मेहरबान शय है ये नींद भी, मुझे तो किसी नेमत से कम नहीं लगती। कम अज़ कम कुछ घंटों के लिए गाफिल तो कर देती है, हर चीज़ से बेनियाज, हर चीज़ से बेफ़िक्र। रोज़ाना मुझे तकरीबन इसी वक्त अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता था ऑफ़िस टाइम पर पहुंचने के लिए, मगर छुट्टी वाले दिन तो 10 बजे तक सोने की अय्याशी कर ही लेता। मेरी निस्फ बेहतर को इतवार बाज़ार लूटने का बहुत ही शौक़ था, इसलिए वो हफ्ते के 6 दिन उंगलियों पे गिन गिन के गुजारती थी और इतवार की सुबह हफ्ते भर की बचत पर्स में डाल के अपने तई इतवार बाज़ार लूटने चली जाती थी। ये अलग बात कि ख़ुद लुट के आ जाती थी। खबीसों, जागते हुए ठंडा पानी गिराऊं, ये बराह रास्त मुझ पर हमला था। मेरी गैरत जाग गई। रज़ाई को मैंने एक झटके से परे फेंका और इसे घूर कर देखा। क्या है? अब इसकी फुनकार का रुख मेरी तरफ था। मैं मिनमिनाया और रज़ाई दोबारा मोड़ ली। कुछ नहीं। ओहो, ये चली क्यों नहीं जाती अपने इतवार बाज़ार? मैंने कोफ्त से बुड़बुड़ाते हुए घड़ी देखी। चलो निकलो बिस्तरों से। एक एक करके चारों को खींचने में कामयाब हो चुकी थी। हिबा का तो बाजा भी बज रहा था। वो माँ की तरह अपने हलक की तमाम तर सलाहियतों का दिल खोल के इस्तेमाल करती थी। मुंह बंद कर छुटकी, हलक में बांस उतरा हुआ है तेरे तो। यकीनन इसके फूले फूले गालों पे करारा सा थप्पड़ लगा था। इसका बाजा एक सेकंड के लिए बंद हुआ। शायद अपनी माँ से इस तवाज़ो की तवक्को नहीं थी। इसके बाद पूरा ऑर्केस्ट्रा बज उठा। दादो, मुझसे कतन मायूस मेरी औलाद हमदर्दी पाने के लिए दादी के कमरे का रुख करती थी। तौबा, ये फसादी औलाद बाप की तरह मिनट मिनट की रिपोर्ट देने भागते हैं दादी के पास, और तू खड़ा क्या अपने पीले दांत निकाल कर मुझे देख रहा है लानती इंसान। ये लक़ब या खिताब इसने हमारे सबसे बड़े सपूत को दे रखा था, जो मुझे ज़्यादा शर्मंगेज़ इसलिए महसूस होता था कि ना सिर्फ मुझे लगता था बल्कि सभी का कहना था कि वो सूरतन सीरतन हो बहू मुझ पर यानी अपने बाप पे गया है। ओए खाना ख़राब की औलाद, यह खिताब दूसरे नंबर के बेटे का था। मैंने बेबसी से आंखें मींच लीं। इधर किधर घुस रहा है? चल बाथरूम में आ, मैं ख़ुद तेरा मुँह मांजती हूँ। ला हौल वला कुव्वत। 8 साल के बच्चे का फूल सा चेहरा ना हुआ, चाय बनाने वाली काली टेढ़ी मेढ़ी केतली हो गई जो मांझी जाएगी। और तू लानती मेरे सामने खड़ा होकर पूरे 12 मिनट तक अपने दांतों पे ब्रश रगड़। चलो भाई, पराठे बना दिए हैं, रात का सालन भी गर्म कर दिया, नाश्ता ठूंस लेना, मैं बाज़ार जा रही हूँ। और हाँ, वो तुम्हारा बाप, इसका भी नाश्ता साथ बना दिया, वो भी ना ठूंस जाना, इसे होश आ जाए तो गर्म करके देना। मैं बुरी तरह कसमसा के रह गया। होश आ जाए? मैं क्या टुन होकर सो रहा हूँ जो मुझे होश आ जाएगा? अल्लाह बचाए भाई इस औरत की ज़ुबान से। चंद मिनट तक मैं मज़े से लेटा इस खामोशी को एंजॉय करता रहा जो मेरे घर को कम ही नसीब होती थी। अगरचे ये कोई मुकम्मल सकूत की कैफियत नहीं थी। कभी हिबा की चिल्लाने की आवाज़ आती, कभी फ़हद और खुर्रम के आपस में उलझने की, और कभी सबा के खिलखिलाने की। फिर मैं उठा, एक भरपूर अंगड़ाई ली, गर्दन घुमा घुमा के चारों तरफ देखते हुए इसके ना होने के एहसास से अपना दिल शाद किया। एक ज़बरदस्त दूध पत्ती इलायची मार का तैयार की और मग भर के बैठ गया। छुट्टी वाले दिन की अपनी वाहिद अय्याशी के मज़े लूटने लगा, यानी माजी की भूल भुलैयों में गुम होता गया। किसी ने क्या खूब, बल्कि यूँ कहना चाहिए किसी ने क्या फजूल कहा है। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पता नहीं मस्कूरा शायर ने अपने माजी में कौन सी ऐसी कमी डाली होगी जो बेचारा माजी में एक झलक डालने से घबराता था। मेरा माजी तो बेहद शानदार, रंगीन, संगीन ना सही, ऐसा बेरंग और फीका भी नहीं था कि मैं इसे याद करने से बिदकता। कम अज़ कम मेरे हाल से तो हद दर्जा बेहतर था। आइए चंद झलकियाँ आपको भी दिखा लूँ। हाय हाय हाय, क्या ऐश था इन दिनों। अकलौता होना भी एक अय्याशी है, और वो भी खाते पीते वालदैन की अकलौती औलाद। मुझे तो इस सहूलत भी हासिल थी कि मैं अपने खाते पीते वालदैन की अकलौती नहीं, बुढ़ापे की अकलौती औलाद था। जी हाँ, मैं अपने वालदैन की शादी के 15 साल बाद बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ। आहा, वो फुप्पियों के नरमो गुदाज मोटे मोटे हाथों से कढ़े मलमल के कुर्ते,
وہ چچاؤں کی گود میں چڑھ کے یا کاندھوں پر سوار ہو کے سیریں کرنا، جبکہ ان کی اکثر اولادیں مجھ سے کئی سال بڑی تھیں۔ وہ دادی کے اونچے سے پلنگ پر چڑھ کے بیٹھنا آخر میں ان کے ولی عہد کی بڑی اور اکلوتی اولاد تھا۔ امی کے سامنے ضد کر کے اپنی ہر فرمائش منوا لیتا اور ابو کو اپنی محبت کے سامنے مجبور کرتے ہوئے مزے لوٹتا۔ کیا شاندار بچپن گزرا تھا۔ نارووال میں عمر کے 13 سال گزارنے کے بعد اچانک میری امی کو خیال آیا کہ میری اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں شہر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال انہیں بہت پہلے آیا مگر تب حالات سازگار نہ تھے، یعنی دادا دادی دونوں حیات تھے۔ ان کے یکے بعد دیگرے دنیا سے جانے کے بعد امی نے بھی کوچ کرنے کا سوچا، نارووال سے، اور ابو سے بھی ایک ہی رٹ لگا دی کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو۔ اس رٹ سے وہ اتنا زد چھوئے کہ چند ماہ بعد ہی نارووال سے لاہور جانے والی کوچ پکڑی اور بیوی بیٹے کو لے کر یہاں آ گئے۔ حالانکہ اتنا آسان کام بھی نہیں تھا۔ دادا جی کے بعد وہ گھر کے بڑے تھے، ساری زمینیں، آمدنی وغیرہ کا حساب کتاب بھی انہی کے پاس تھا۔ ایک چیز کے علاوہ جو خاندانی وراثت کی وجہ سے ان کے پاس موجود تھی وہ نہ کچھ اور جانتے تھے نہ کرنے کے قابل تھے۔ نہ تعلیم خاص تھی، نہ کوئی ہنر پاس تھا، نہ کاروبار کرنے کا تجربہ تھا۔ تجربہ تو دور کی بات، خاندانی تاریخ میں دور دور تک کہیں ملازمت یا کاروبار کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے قدم اٹھا لیا۔ بھائیوں بہنوں چند بچے کھچے بزرگوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود وہ وہاں سے نکل آئے۔ اپنے حصے کی زمینیں جوں کی توں رہنے دیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میرے دو چچا موجود تھے۔ البتہ چند باغات ضرور بیچے، کاروبار شروع کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ باپ دادا نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ چند دکانیں اور وہ 2 مکان خرید کے کرائے پر چڑھا دیے۔ اس میں ٹھیک ٹھاک گزارا ہونے لگا۔ میں اکیلا ہی تھا، پھر زمینوں سے بھی خاصی آمدنی آ جاتی تھی، اسی لیے کرائے کی رقم میں بھی میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا۔ شہر کا سب سے بڑھیا اور اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول، گھر پہ پڑھانے کے لیے آنے والی ٹیوٹر، سجا سجایا گھر، سہولت اور آسائش سے مزین کمرہ، اور پھر شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ۔ ایسی زندگی کے بارے میں میرے نارووال والے کزن صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے کے باوجود کسی کو ایسا سجا سجایا مخصوص کمرہ میسر نہ تھا۔ 6 بہن بھائیوں کے ساتھ سب پل رہے تھے۔ کسی نے میٹرک کر لیا، کسی نے بڑا تیر مار کر ایف اے کر لیا۔ پیسے کی فراوانی تھی مگر پینڈو پن کی گہری چھاپ بھی تھی، جس سے میرے ماں باپ خاصی حد تک نجات حاصل کر چکے تھے۔ اس میں بھی زیادہ عمل دخل میری کوشش کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں 17 سال کا تھا اور نیا کالج پہنچا جب امی نے میرے سر پہ ایک دھماکہ کیا، تمہارے چچا کی بیٹی رضیہ بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب ہے۔ کیا؟ میں حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر چلا اٹھا، اوہ بھائی منسوب یا تمہاری نسبت طے ہے اس سے؟ امی نے تشریح کی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نسبت یعنی کہ منگنی بھائی، باقاعدہ تو نہیں مگر بات طے ہے۔ وہ مزید اردو میں بولی، اتنی اردو آتی ہے مجھے، آپ سے لغت دیکھ دیکھ کر معنی بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یا آخر بے بسی سے کوئی بات نہ کی گئی۔ اتنے میں ابو اندر آ گئے۔ کیا ہوا؟ یہ کون سا سبق سنا رہا ہے اتنا اٹک اٹک کے؟ خوشی کے مارے بیچارے کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ امی کو اپنی مرضی کے مطلب پہنانے کے فن میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ اس دفعہ بھی 10ویں میں پاس ہو گیا؟ ابو نے میری خوشی کی وجہ دریافت کرتے ہوئے اندازہ لگایا۔ میرے پیارے ابو جان، بندہ 10ویں میں ایک ہی بار پاس ہو جائے کافی ہوتا ہے، پھر اسے بار بار کم از کم 10ویں میں پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے اسے رضیہ کے بارے میں بتا دیا۔ کیا؟ کہ وہ بیچاری پچھلے 3 سالوں سے 8ویں میں اٹکی ہوئی ہے؟ یا پھر یہ کہ اس کی ماں اس کے اکھڑ پن سے سخت تنگ آ گئی؟ یا پھر یہ کہ اس نے اس عید پر اپنی دونوں پھپھیوں سے زبردست مارکا کیا ہے اور اس فن میں اپنی ماں کو میلوں دور پیچھے چھوڑ دیا؟ یا پھر یہ کہ بس ابو جان، اتنی اطلاعات ہی بہت ہے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ حد کرتے ہو آپ، میں نے تو اسے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اب تو سیانہ ہو گیا، رشتوں کی نوعیت کو سمجھ لے۔ رضیہ تیری منگیتر ہے اور وہ بھی بڑی ہو گئی، اس لیے اب چاچا کے ہاں جائے تو بچپن کی طرح چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ بچپن کی بات اور تھی، اب یہ بات بے حیائی سمجھی جائے گی نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابو جان توصیفی انداز میں سر دھونے لگے۔ سیانے پن کا ثبوت تو خود تم نے دیا ہے بھلیے لوگ کے۔ اوہو کتنی بار کہا ہے مجھے بھلیے لوگ کے نہ کہا کرے۔ امی چڑ گئیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کے اندر سے چک 36 کی بوریاں نہیں نکل رہیں۔ اچھا بیگم صاحبہ، بلکہ وہ کہتے ہیں نا ڈارلنگ صاحبہ۔ اس طرز تخاطب پہ جہاں امی بری طرح شرما گئیں، وہیں میری بھی سنگین صورتحال کے باوجود ہنسی نکل گئی۔
डार्लिंग के साथ साहिबा का इजाफा नई चीज़ था। तो डार्लिंग साहिबा भुस के पास खड़े बच्चे के हाथ में जलती हुई दिया सिलाई थमा के उम्मीद रखती हो कि आग ना लगे। हाय हाय, किस बच्चे के हाथ में दियाई में दिया सिलाई। अम्मी के होश गुम हो गए। फ़ौरन उठकर बरामदे की जानिब लपकी। भुस का ढेर तो कोई नहीं, रोई धुनक के आई रखी है लिहाफे में भरने के वास्ते, कहीं से ही आग ना लग जाए। तेज़ तेज़ कहती तेज़ तेज़ चलती कमरे से निकल गई। अभी ये दुनिया के कहाँ से कहाँ पहुँच जाने की खबर दे रही थी मुझे। अब्बू ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। और अब खुद कहाँ की कहाँ पहुँच गई, बेवकूफ़। मेरी अम्मी बेवकूफ़ नहीं, सादा हैं। माँ की हिमायत करने से मैं कभी नहीं चूकता था। अच्छी बात है, वैसे वो रज़िया भी इतनी सादा है। उन्होंने लफ्ज़ सादा पे ज़ोर देते हुए कहा। अब्बू जी, ये रज़िया, मेरा मतलब है कि अम्मी ठीक कह रही हैं। हाँ पुत्र जी, कभी कभी ठीक भी कह जाती है। ये चक्कर क्या है अब्बू जी? बस इसी चक्कर पे सारी दुनिया चल रही बेटा जी। पहले मंगनी, फिर शादी, फिर खाना आबादी। मैं बेबसी से सर दाह भर के रह गया। मेरे ट्यूशन का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो सर डांटेंगे। हाँ हाँ जाओ, उस्ताद को नाराज़ नहीं करना चाहिए, उस्ताद के भी बड़े हकूक़ होते हैं। मुझे पीछे तक इनकी आवाज़ आती रही और मेरे कदम तेज़ तर होते चले गए। अम्मी जी ने जब तुम्हारी और रज़िया की बात छेड़ी तब सरसरी तौर पर दोनों भाइयों ने हाँ करके मंजूरी दे दी थी। लेकिन जब हम लाहौर आने लगे तब तुम्हारा चाचा अड़ गया कि इसकी रज़िया से निकाह पढ़वाओ, फिर लाहौर जाओ। अम्मी ने बाद में ढंग से बताया। खैर निकाह पे तो मैं ना मानी ना तुम्हारे अब्बू, खाली मंगनी हुई थी। एक अंगूठी डाली थी हमने रज़िया को तुम्हारे नाम की, और तुम्हारे चाचे ने तुम्हें पहनाई थी। अब मुझे याद आया कि जाने से पहले उन्होंने मेरी उंगली में सोने की अंगूठी डाल के मेरा माथा चूमा था और कहा था, आज से आफताब मेरा बेटा। अब तो रज़िया बाकायदा हमारी बहू है। खामा खा में मैं बिदक उठा। ज़ुबान दी है तुम्हारे बाप ने? कोई नहीं दी, इनके पास ही है। जाके ज़रा बैठे उनके पास, 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इनके पास अपनी ही नहीं 2-4 एक्स्ट्रा ज़ुबानें भी हैं। एक थकती है, दूसरी शुरू हो जाती है। बकवास ना कर, बाप है तुम्हारा, शर्म नहीं आती मजाक करते हुए? मजाक तो आप कर रही हैं मेरे साथ, भला मैं और रज़िया? रज़िया में क्या बुराई है? 3-4 तो कल अब्बू जी ने खुद गिनवा दी थी। 8वीं फेल, वो भी कई बार की। बदज़ुबान, बदमिजाज, लड़ाका, जिसे बुज़ुर्गों का लिहाज नहीं। आप ना रोकती तो भी मेरे प्यारे अब्बू जान और भी इंकशाफात करने वाले थे। बड़ी इज्जत करती है वो मेरी, जब जाऊं सर आँखों पर बिठाती है। हाँ, पिछली ईद पे फुप्पियों के साथ थोड़ी मुँह मारी हुई थी, मगर तुम्हें सच्चाई का पता नहीं। तुम्हारी फुप्पियों ने अपने वक्तों में भाभियों की नाक में कम दम नहीं कर रखा था। रज़िया की माँ की तो आए दिन शामत आई रहती थी। बस इन्हीं जुल्मों का हिसाब लेती है वो। पिछली बार गुड़ वाले चावल बड़े ही मज़े के बनाए थे। मुझे चावल पसंद नहीं है, ना गुड़, मगर रज़िया ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी गोरी चिट्टी, ऊंची लंबी, गज़ गज़ लंबे भर बाल, इतनी इतनी बड़ी आँखें। उन्होंने हाथ से कोई संतरे के साइज़ जितना इशारा करके बताया। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। अम्मी जाने दें, इतना बड़ा तो चेहरा नहीं होता आजकल की लड़कियों का। आप आँखें बता रही हैं। वो कोई तुम्हारे कॉलेज की लड़की नहीं है जिसका मटर के दाने बराबर सूखा सड़ा ज़रा सा मुँह होगा और ऊपर नुक्ते की तरह डेले। पूरी हीर है। ये कौन सा फल है? फल क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे कॉलेज में? हीर रांझा की हीर का भी नहीं पता? कॉलेज में इश्किया दास्तानें नहीं पढ़ाई जाती। चलो देखी जाएगी, मैंने दिल को तसल्ली दी। जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे थे मेरा दिल बैठता जा रहा था, कमज़ोरी और नकाहत के बाइस नहीं, क्योंकि अम्मी सहरी में मुझे देसी घी के पराठे और देसी अंडे हलक तक ठुसा देने के बाद अफ्तारी में भी 10 चीज़ें खिला देती थी। पहले भी मैं खुशी खुशी वहाँ नहीं जाता था, अब रज़िया की वजह से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मुझे मनहूस खबर अब मिली है, ज़रूर पहले से जानती होगी। चलाको मीसनी ख़ानदान की सारी लड़कियाँ एक नंबर की घुट्टी हैं, घुन्नी, और वो तो सबकी सरदार है। अब समझ में आया, मुझे देखते ही सब रज़िया को दबोच दबोच के हंसा क्यों करती थी। और वो जो वाहियात तरीके से आंखें मटकाया करती थी, दरअसल शर्माने की कोशिश कर रही होती थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आता जा रहा था। अब अम्मी की गई तारीफ़ें शक में मुब्तला कर रही थी। इतनी हसीन होती जितना अम्मी बता रही हैं तो याद ना रह जाती मुझे। मैंने बहकते दिल को कान से खींच कर उसकी असल जगह बिठा दिया। मैं ये ईद घर पे करूँगा। मैंने 22वें रोज़े को ऐलान नशर कर दिया जब नारोवाल जाने की तैयारियां अरूज पर थी। हम भी घर पे ही करने वाले हैं। अब्बू की बात पे मैं खिल उठा। वाकई अब्बू जान? हाँ, तो और क्या, सड़क पे करेंगे? मेरा मतलब है मैं अपने घर पे रहूँगा, लाहौर में। क्यों? वो घर भी हमारा है। सबके साथ मिलजुल के ईद करते। तुम्हें तकलीफ़ है बरखुरदार?
मेरे इम्तहान होने वाले हैं। मैं इनके यहाँ उज़र पेश किया जिसे ये अक्सर रद्द कर दिया गया। हो तो नहीं रहे, ईद वाले दिन तो कभी भी पर्चा हो नहीं सकता, मगर इतने दिन ट्यूशन से छुट्टी मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। ईद के चौथे दिन पहला पेपर है और आप लोगों की वापसी तकरीबन उसी दिन होती है। मेरी ज़ात पे बड़ा एहसान करते हुए आप एक दिन पहले भी वापस आ गए तो मैं क्या तैयारी कर लूँगा चंद घंटों में। सारा साल तुमने क्या तैयारी की है, आप नहीं समझते अब्बू जान। हाँ, मैं 9 जमातें पास जो हुआ, उन्होंने मस्कीन सी शक्ल बना के मुझे शर्मिंदा करना चाहा। अच्छा, ये बहस छोड़ो, हम ईद से एक दिन पहले जाएंगे, 29वें रोज़े पे। ये ठीक है ना? अम्मी ने हल निकाला। इस बार 30 रोज़े होंगे। मैंने पेशन गोई की तो मैं अल्हाम हुआ है। अब्बू भड़क उठे। बस कह दिया ना। 19वें रोज़े को रवानगी है और ईद के दिन वहाँ गुजार के अगले दिन वापसी, ताकि बच्चे की पढ़ाई पे असर ना हो। सारे बातें करेंगे। अब्बू ने डराना चाहा तो आप भी कर लेना। अम्मी ने मशवरा दिया, आपको क्या कम बातें आती हैं? जब आप बातें करना शुरू होंगे तो सारे ख़ानदान की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। अम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये ईद हम अपने घर? नहीं, उन्होंने दो टोक जवाब दिया। रिवायत तो नहीं टूट सकती बेटा, वैसे भी ईद अपनों से दूर अच्छी नहीं लगती। ईद नाम है मिल बैठने का। मैं जो कर सकती थी वो कर दिया, वो भी तुम्हारी पढ़ाई की वजह से। अब चाहे तुम लाहौर में रहो चाहे नारोवाल में, ईद के 2 दिन तो पढ़ाई होने से रही। मैंने इसको भी गनीमत जाना। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। अभी तक मैं अब्बू, चचाओं, फुफ्फाओं और तमाम कज़न्स के साथ ईद की नमाज़ पढ़ के घर में दाखिल हुआ ही था कि सीढ़ियों के नज़दीक मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमा के मुतालबा करने वाली का दीदार करना चाहा। चूड़ियों की खनक सुनाई दी, हील के टिक टिक, और मेरे चंद कदम आगे बढ़ने तक वहाँ किसी का वजूद ना था। बेहुदा, वाहियात, बदतमीज़। मैंने खासी बुलंद आवाज़ में इन मोहतरमा को खरी खरी सुनाई, ताकि जो भी है कहीं करीब भी छुपी हो तो अपनी गुलकारी के मुजाहरे पर दाद जी भर के वसूल कर ले। चाचू, ईदी मिलने वाली है, दादाजी सबको बड़े कमरे में बुला रहे हैं। बड़े चचा का छोटा पोता बड़े जोशो खरोश से ये इत्तला देने के बाद उल्टे पांव बड़े कमरे में दौड़ा। इसके पीछे पीछे मैं गया तो सभी जमा थे, लड़के भी लड़कियां भी। आओ भाई आओ, अपनी अपनी ईदी ले लो। अब्बू जान ने नोट निकालने में पहल की। और ये रज़िया कहाँ है? तैयार नहीं हुई अभी तक। चचा जान को लेन देन के मौका पर अपनी दुख्तर नेक अख्तर की कमी शिद्दत से महसूस हुई। तब मेरे कान खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी सारों को। इतने में इसकी फलक शगाफ किस्म की मुबारकबाद बड़े कमरे में गूंजी। सुर्ख रंग के रेशमी सूट में हाई हील पहने मामूल से ज़्यादा लंबी और सेहतमंद लग रही थी। परांदा एड़ी तक झूल रहा था। मैं कब बेतहाशा थोपा गया था। भाई, रज़िया बेटी तो हम ईदी तब देंगे जब वो अपनी मीठी आवाज़ में हमें गाना सुनाएगी। अब्बू ने इसकी बारी आते ही आगे बढ़ाया नोट वापस खींच कर कहा, मोहतरमा को बचपन से ही गाने का भी शौक़ है। ये इंकशाफ मुझ पे अब हुआ, अलबत्ता इसकी झलक मैं कुछ देर पहले देख चुका था। मैंने खौफज़दा नज़रों से इसे देखा और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लीं। मैं मुंतज़िर था कि कब इसकी गूंजदार आवाज़ में गले हमको लगा कर मिलिए नशर होता है और कब मैं भरी महफिल में जलील होता हूँ। ईद आई, खुशियाँ लाई, बाटा पहन के ईद मनाई। मैंने झट से आंखें खोल दी। ज़माने भर की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो मटके जैसा सर हिला हिला के बाटा वालों का इश्तहार गा रही थी। सब बेतहाशा हंस रहे थे। झल्ली है मेरी धी, चाचा जी तो रेशा ख़त्म ही हो गए इसके सीधेपन पे। बच्चियों पे मासूमियत सादगी तो भली लगती है। मेरी अम्मी की आंखों पे बंधी पट्टी कुछ और कस गई। मैं जलता भुनता कमरे से निकला और पिछली जानिब के सहन में जाके बैठ गया। मेरी ईदी। मैं अपने ध्यान में था। अचानक मेरे सामने एक मेहंदी से सजी चौड़ी चकली हथेली फैली और फिर ये मुतालबा। मैंने गर्दन घुमा के देखा। अपने उबले दीदों समेत ये वही थी। कैसी ईदी? जितनी रुखाई में लहजे में भर सकता था मैंने भर ली। ऐसी? इसने दूसरे हाथ में पकड़े लाल लाल नोट दिखा के कहा, जाके अपने बड़ों से मांगो। तुम भी तो मुझसे बड़े हो पूरे 1.5 साल। क्या मुसीबत है भाई? मैं उठ खड़ा हुआ। कैसी लग रही हूँ मैं? वो मेरे सामने तन के खड़ी थी, बकर ईद पे कुर्बानी के लिए सजी गाय जैसी। मैंने इस बेढंगी थुपी मेहंदी, भारी जेवरात, ज़र्क बर्क लिबास को तनकीदी नज़रों से घूरते हुए चबा चबा के कहा और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे रज़िया की बेबाकी जुर्रत पे हैरत थी। यहाँ घर का माहौल इतना आज़ाद नहीं था इसके बावजूद, और मैंने तो इसकी किसी किस्म की हौसला अफजाई भी नहीं की थी। फिर इसकी हिम्मत हुई कैसे? शायद इस रिश्ते की वजह से जो हमारे दरमियान मौजूद है। तुमने रज़िया को कुछ कहा है? दोपहर को अम्मी संजीदगी से मुझसे सवाल कर रही थी। मैं रज़िया की चुगलखोरी पे दंग रह गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो तो मैंने मजाक किया था अम्मी जी।
मैं तुम्हें घर से इसीलिए समझा कर लाई थी, तुम तो बहुत ही नालायक निकले। शर्म नहीं आती तुम्हें घर की बच्ची से ऐसे मजाक करते हुए। माना कि तुम्हारी मंगेतर है, मगर अदब, लिहाज, शर्म, हया भी कोई चीज़ होती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। प्लीज़ अम्मी, सारे डायलॉग इकट्ठे तो ना मारें, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने। देखो बेटा, वो घर के सादा माहौल में पली बढ़ी शर्मीली सी बच्ची है, इसके साथ तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। क्या? हैरत से मेरी क्या अटक गई। और क्या, वो तो सख्त घबराई हुई है, कमरे से ही नहीं निकल रही। इसकी माँ ने मुझे बुलवा भेजा, मैंने प्यार से पूछा तो बताया कि तुम्हारी वजह से कमरे से बाहर नहीं आ रही। पता नहीं तुमने क्या हरकत की इसके साथ, मैं तो तुम्हारी चच्ची के सामने नज़र उठाने की हिम्मत ना कर सकी। बड़ी मुश्किल से इसे समझाया कि ये बात मर्दों के सामने ना निकले। कौन सी बात? मैं अभी तक हकदक था, बात पूरी तरह समझ में आने के बावजूद कहीं ना कहीं अब तक अटकी हुई थी। यही तुम्हारी छेड़छाड़ वाली। वो नाराज़ी से बोली। छेड़छाड़ मैंने की? नहीं, वही सीटियाँ मार गई है तुम्हें, वही चुटकियाँ भर गई है। वाहियात गाना भी इसी ने गाया था, वो गले लगाने वाला। तौबा, इतने लोफर हो गए, मुझे अंदाज़ा नहीं था। बेशक सीटियाँ नहीं मारी, चुटकियाँ भी नहीं भरी, गाना तो वही गा के गई थी। लो, वो कोई गाना था? बच्ची ने कितने भोलेपन से ताई की फरमाइश पूरी की थी। इसका तो बचपना नहीं गया अभी, इसलिए तो तुम्हारी हरकतों से खौफजदा हो गई। कैसी हरकतें? कौन सी हरकतें? इसने बकवास की और आपने मान लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इसे मेरे सामने लाएं। अब वो नहीं आने वाली, इसकी माँ ने पर्दे में बिठा दिया। डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि हमारा बेटा अपनी सगों की नज़र में इतना बेएतबार है कि वो अपनी बेटियां छुपाते फिर रहे हैं। अभी हम कल का दिन यहाँ हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, ताक झांक मत करते रहना। अम्मी आप, मैं रूहान सा हो गया। इस लड़की ने मुझे माँ की नज़र में दो कौड़ी का करके रख दिया था। हाँ हाँ, समझती हूँ मैं, मंगेतर है तुम्हारी, शरीफों के कुछ अतवार होते हैं। तुम्हारी चची ने भी तुम्हें होने वाला दामाद समझ के दरगुजर कर दिया, वरना वो बड़ी हद छोट औरत है। मैं ऐसा सहमा कि अगले दिन तक बिस्तर से निकलने का नाम ना लिया। इस वाक़े का असर मुझ पे ता देर रहा। रज़िया के बारे में मेरी राय पहले भी अच्छी नहीं थी, अब और बुरी हो गई। इधर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, दोनों घरों में ज़िक्र ज़्यादा शिद्दत से होने लगा। अब तो तहाइफ का लेन देन भी शुरू हो गया। ईदियाँ वगैरह बाकायदा इत्माम से आने लगी। ये लो मिठाई, मुँह मीठा करो, नारोवाल से आई है। अम्मी ने मेरे मुँह में चमचम ठूंसी। अब किसने आबादी में इजाफा कर लिया। अमूमन वहाँ से मिठाइयाँ उन्हीं खबरों के साथ आती थीं। रज़िया ने मैट्रिक पास कर लिया, इतनी सरशारी से बताया गया जैसे CSS का इम्तहान पास कर लिया हो। ख़ासी रकम खर्च हो गई होगी चचा की। मैंने कयास हराई की, जिसे वो ज़रा ना समझ सकी। मैंने अनवर से कहा है कि रज़िया को लाहौर के किसी कॉलेज में दाखिल करवा दो। क्यों? नारोवाल में क्या गर्ल्स कॉलेजेस नहीं हैं, या सब में वो ब्लैक लिस्ट करार दे दी गई? कॉलेज क्यों नहीं है? मैंने सोचा तुम्हें इसकी जिन जिन बातों पर एतराज़ है, शायद वो लाहौर रहने की वजह से ठीक हो जाए, यहाँ के तौर तरीके सीख ले। मगर अनवर हिचकिचा रहा था, कह रहा था कि लोग बातें बनाएंगे। बेटी को शादी से पहले ही रुखसत कर दिया। देखो, मंगेतर और वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। हालांकि मैंने इतना समझाया, ये इसके ताया का घर भी तो है। चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ज़ोर देकर बोला। वो एक अक्लमंद, बाशऊर, समझदार और ज़हीन इंसान है। तो मैं क्या अहमक, बेवकूफ़, बेअकल हूँ? अम्मी बुरा मान गई। तुम तो अभी से ससुराल वालों की साइड लेने लगे। मैंने ऐसा हल निकाला कि अनवर राज़ी हो गया। कहीं आप इसे घर में घुसाने की खातिर मुझे तो बाहर नहीं निकाल दें। मैं घबरा गया। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। मैंने अनवर को मशवरा दिया कि वो इसे हॉस्टल में डाल दे। हफ्तावार छुट्टी वो हमारे यहाँ गुजार लिया करेगी। आगे पीछे भी तुम और तुम्हारे अब्बू इसकी खबरगिरी करते रहा करेंगे। खबर तो मैं इसकी ऐसी लूँगा कि बस एक बार आ जाए। अम्मी के जाने के बाद मैंने दांत किचकिचा के कहा, ताई अम्मी, मैंने नए नए फैशनों के 16 जोड़े सिलवाए हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैचिंग सैंडलें नहीं है मेरे पास। हाँ, मुझे अनारकली ले जाना, मैं 10-12 जूतियाँ भी ले लूँगी। सर सलामत रहे, जूतियाँ बहुत। मैं इसके नज़दीक से गुजरता हुआ इस तरह बुड़बुड़ाया कि इसे सुनाई भी दे और ना भी सुनाई दे। वो चौंक कर सीधी हुई तो मैं समझ गया कि मेरा मकसद पूरा हो गया। ये तुम क्या अल्लम गल्लम ढेर उठा लाई हो? अम्मी ने मायूसी से इसके मलबूसात देख कर कहा। वैसे भी कॉलेज में तो यूनिफॉर्म पहनना है, हॉस्टल में कोई हल्के फुल्के आरामदेह सादा कपड़े चल जाते। मैं हल्के कपड़े पहनूंगी ताई जी तो हॉस्टल की लड़कियां मुझे भी पीछे से हल्का ही समझेंगी। हाथ हिला के अपने नादिर ख्यालात का इजहार कर रही थी। सारों को लग पता जाएगा कि यहाँ रज़िया अनवर रहने आई है, कोई मामूली शय नहीं। मैं अब अपने कमरे में था। इसकी गुंजीली
कड़कती आवाज़ बगैर किसी रुकावट के यहाँ तक आ रही थी। बआसानी मेरे कानों में कील ठोंक रही थी। नी, इसने इतनी बदतमीज़ी से पता नहीं किसे मुखातिब किया था। मैं उठ के बैठ गया। नी, एक कप चाय बना के ला और आके मेरे पैर दबा, सफ़र में टूट गए हैं। पैदल चल के आ रही है जैसे। मैंने जल के सोचा, चाय मैं बना देती हूँ बीबी, मगर पैर दबाना मेरा काम नहीं, और नाम है मेरा जैतून। ये नी नी करके दोबारा ना बुलाना। आहो जी ओए। मैंने दिल खोल के जैतून को दाद दी, जो हमारी मुलाजमा थी और बदमिजाजी और सड़ियलपन में अपनी मिसाल आप थी। मुफ्त में नहीं दबवा रही, पैसे दूंगी। रज़िया भी दहाड़ी, अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो बीबी, ना मुफ्त में ना पैसे लेकर। जैतून एमी किसी के पैर दबाने नहीं बैठती। इसने आज तक सिर्फ अपनी बेबे के ही पैर दबाए हैं। तौबा, नौकर ज़ात और इतनी अक्कड़। इससे पहले मामला हाथ से निकलता, अम्मी बीच में कूद दी। जैतून, तुम जाओ सफाई का काम निपटाओ, 12 बज रहे हैं। कैसे सफाई करूं जी? आपकी परौनी का खिलारा हर पास से डाला हुआ है, किधर झाड़ू फेरूं, किधर टाकी लगाऊं। अच्छा जाओ तुम बर्तन धो, मैं तब तक चीज़ें समेटती हूँ। ताई जी, आपकी नौकरानी कितनी बदनज़र है। मुँह भर के मेरे सामान को टोक दिया। हाय रब्बा, मेरा तो खून ही बड़ा हल्का है, नज़र फ़ौरन लगती है। मेरी नज़र भरी हुई है जी। जैतून जाते जाते पलट गई। बड़े बड़े सामान देखे हैं, कभी जूती पे नहीं रखा इसे। हाँ जैतून, तुमसे क्या कहा है, काम करो। अम्मी ने डपट कर इसे भेजा। रज़िया को समझाने लगी, रज़िया बेटा, यहाँ नौकरानी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो भी अच्छी, मेहनती और ईमानदार। ये अच्छी है? ज़ुबान देखो, इतनी लंबी, तमीज़ ही नहीं कि मालकों से बात कैसे की जाती है। मेरे लिए तो अच्छी है, छुट्टी नहीं करती, चोरी नहीं करती, और क्या चाहिए। जितनी तनख्वाह लेती है इतना काम ईमानदारी और मेहनत से कर देती है। तुम ज़रा एहतियात करो, हाथ से निकल गई तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ, ये भी कोई ज़िंदगी है, नौकरों से डरते रहो। वो बुड़बुड़ाती रही। ये अलग बात कि इसकी बुड़बुड़ाहट हमारे इतने बड़े घर के हर कोने में गूंज रही थी। ये है वो लड़की जिसे आप अपनी बहू बनाना चाहती हैं। बाद में मैंने अम्मी को जिताया। ना बात करने की तमीज़, न चलने फिरने का सलीका। जैतून के साथ बात कर रही थी तो पता नहीं चल रहा था कि कौन मुलाजिम है और कौन। यही सब तो सिखाने के लिए इसे यहाँ बुलवाया है। कसूर इसका नहीं, इसकी माँ निरी जाहिल है। घर में भी जाहिल नौकरानियों का हजूम रख छोड़ा है। उनमें उठने बैठने से ज़रा तमीज़ नहीं है। उन्हीं में उठती बैठती है, वरना बच्ची ज़हीन और समझदार है। कॉलेज में 2 साल लगाएगी तो देखना कैसी बदल जाएगी। ये अम्मी का दावा था, जो मेरे नज़दीक बेबुनियाद था। ज़रा मुझे इस शेर का मतलब तो समझा दें। आज वो फिर हॉस्टल से हमारे यहाँ आई थी और एक नया बहाना लेकर मेरे कमरे में घुस आई। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आना चाहिए? इतनी तमीज़ है मुझे। मैं अपने भाई भाभी के कमरे में जाते हुए हमेशा दरवाज़ा खटखटा के ही अंदर जाती हूँ। मगर आप तो अकेले हो, आपको दरवाज़ा खटखटाने या ना खटखटाने से क्या मतलब। बड़े आराम से बड़ी बात कर जाती थी। इस वक्त भी मज़े से कहने के बाद मुस्कुरा रही थी और मैं झींप सा गया। ये शेर इसने किताब आगे की। मुझे नहीं आता मतलब। बगैर देखे मैंने मुंह फेर लिया। खैर, आता तो आपको कुछ भी नहीं है। बड़े नाज से बोली। अच्छा, तो बीए के इम्तहान तुम्हारी तरह नकल करके दिए हैं? इतने लायक फाइक हैं तो मतलब समझाए ना। मामला मेरी इज्जत का था, इसलिए किताब इसके हाथ से लेते हुए इसे बुरी तरह घूरा। आज इसके मेंढक साइज दीदों से ज़रा कम सुरमा उबल रहा था। कौन सा शेर है? ये वाला जी, जिसके ऊपर अंडा बनाया है। अंडा नहीं, सर्कल लगाया जाता है, एक ही बात है। वैसे ही मैंने सर्कल का मतलब नहीं समझना, शेर का समझना है। अच्छा, ये शेर मैंने ज़ेरे ला पढ़ा। कमाल है, तुम्हें इस शेर का मतलब नहीं आता? कमाल है, बल्कि शर्म का मुकाम है। इतना आसान शेर और तुम्हें इसका मतलब नहीं आता? चलो भागो यहाँ से। मैं ऐसे नालायक लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता। मैं बाकायदा धक्के देने पर उतर आया। आय हाय, वो बौखला गई। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे कौन जहन पे मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। मैंने धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि इस डर से कि वो वापस ना आ जाए। लॉक भी कर दिया, और क्या करता। ऐसे अफलातून शेर का मतलब तो ख़ुद मुझे नहीं आता था, इसे क्या समझाता। अब आपसे क्या पर्दा। मैं भी तालीम के मैदान में कुछ ख़ास, यानी बस गुजारा ही था। छुट्टी का दिन मेरे लिए घर पे गुजारना किसी अजाब से कम नहीं हो गया था। हर वीकेंड पे वो दोपहर से यहाँ पहुँची हुई होती, और वो रात, फिर अगला दिन, अगली रात। या अल्लाह, कैसे बताऊँ क्या अजियत भरे दिन थे। इसकी चीखती चिंगाड़ती आवाज़, बेहंगम कहकहे, जाहिलाना गुफ्तगू, और सब कुछ मेरा खून खौलाने के लिए काफ़ी था। मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया था। नए दोस्त बने, नई वाकफियत बढ़ी। इन्हीं में एक दोस्त उस्मान था। मेरी तरह वो भी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। ऐसे एक चीखते चिल्लाते छुट्टी वाले दिन
جب میرا دل اس کی بدتمیزیوں، جاہل عورتوں والی کوسنوں سے بھرپور باتوں سے گھبرایا تو میں اٹھ کے عثمان سے ملنے چلا آیا۔ عثمان بھی اگرچہ ہمارے بلاک سے اگلے بلاک میں ہی رہتا تھا، اس کے باوجود دوستی کے ان 6-7 ماہ میں نے کبھی اس کے گھر جانے کا نہیں سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر متوقع طور پر مجھے دیکھ کر حیران زیادہ ہوا اور خوش کم۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ماحول سے بہت ملتا جلتا تھا۔ وہی میری امی جیسی سادہ مزاج گھریلو سی امی، وہی میرے ابو جیسے خوش مزاج باتونی سے ابو۔ میرا دل وہاں لگنے لگا اور رضیہ سے فرار کا میں نے یہ حربہ اپنایا کہ جس طرح وہ ہر ویکینڈ پہ بوریا بستر باندھ کے ہاسٹل سے ہمارے ہاں آ جاتی تھی، اسی طرح میں بھی اپنا بوریا بستر اس کی آمد سے پہلے لپیٹ لیا کرتا اور عثمان کے ہاں جا ڈیرا جماتا۔ کمبائن اسٹڈی کا بہانہ خاصا کام آتا۔ امی کو میرا ہی معمول ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ امی پلیز، جب میں رضیہ کے یہاں 2 دن رہنے والے معاملے پہ سمجھوتا کر چکا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں ہر بار میرے وہاں جانے پہ بحث شروع کر دیتی ہیں؟ بحث؟ میں بحث شروع کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں باز آؤ گے۔ میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ بحث ہوتی کیا ہے۔ امی بات تو سنیں۔ میں گھبرا کے ان کے پیچھے لپکا، مگر وہ اپنا کام کر کے رہیں۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد ہی میں ابو جان کے رحم و کرم پر تھا۔ برخوردار، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ بول رہے ہیں ابو جی، سن نہیں رہے؟ میں ہلکا سا منمنایا۔ بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ، یہ ہر ہفتے اپنے دوست کے ہاں ڈیرا جمانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں چپ رہا۔ چند سیکنڈ تک گھورتے رہے، میرے جواب کا انتظار کرتے رہے، پھر دوبارہ گرجے، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے خود ہی تو بکواس بند رکھنے کا کہا ہے، تو کیا تم علاوہ بکواس کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ وہ اور بھی بگڑ گئے۔ سیدھی طرح بتاؤ۔ سیدھا جواب یہ ہے ابو جی کہ پڑھائی کے لیے جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے تمہارا دوست؟ میرا کلاس فیلو ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میری طرح ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو تم اس سے کیا پڑھنے جاتے ہو جو خود تمہاری جماعت میں پڑھتا ہے؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یکسوئی دھیان سے، جو اب ہمارے گھر میں ناپید ہے۔ مگر تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تم رضیہ کی وجہ سے بھاگ جاتے ہو۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا تم؟ کوئی بھی نہیں، میں پڑھنے اور صرف پڑھنے کے لیے عثمان کے ہاں جاتا ہوں، اور اس کی وجہ رضیہ ہی ہے۔ اس کے یہاں ہوتے ہوئے اس گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا جہاں بندہ سکون کا سانس لے سکے۔ کبھی ٹی وی پہ اونچی آواز میں بیکار قسم کی فلمیں، ڈرامے، گانے، کبھی زیتون سے تو میں۔ ہمارے گھر میں کبھی اس قسم کی زبان نہیں استعمال ہوئی جیسی وہ بولتی ہے۔ سن سن کے میرا دماغ پکنے لگتا ہے، اور جب دماغ کی یہ حالت ہو تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے سر ہلا کے لمبی سی ہوں کری۔ میرے دل نے خوشی کے سارے بھنگڑے ڈالنے کے لیے ایک ٹانگ اٹھائی۔ رضیہ سے، اسے سمجھائیں گے، منع کر دیں گے۔ میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ تمہیں جانے دیا کرے، اسے منع کر دوں گا کہ مت ٹوکا کرے تمہیں۔ یعنی رضیہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ؟ ٹانگ واپس نیچے آ گئی۔ بھائی اب اسے کیا کہوں؟ ایک تو بھتیجی، دوسرے مہمان، تیسرے ہونے والی بہو، اور بہو اور سسر کا تو رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ چاہے بھتیجے کا رشتہ اس سے بھی عجیب۔ میری اماں جی بھی اپنے چاچے کی بہو تھیں۔ ابو جان، وہ امی آوازیں دے رہی ہیں۔ میں جان بچا کے بھاگا، ورنہ وہ سن 72 کے ہوتے سوتے سن 44 تک بھی جا سکتے تھے۔ گھر بھی کیسی نعمت ہے یار۔ گرمیوں کی جلتی بھونتی دوپہر میں جھلس کر گھر پہنچتے عثمان نے اے سی آن کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی آج کل تمہارا گھر کسی نعمت سے کم نہیں لگتا۔ میں اس کے بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ ویکینڈ پہ یہاں کا رخ کرنے کے بجائے میں آج کل یونیورسٹی سے سیدھا اس کے ساتھ آ جایا کرتا تھا، کیونکہ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے وہ پچھلے 15 روز سے ہمارے ہاں تھی۔ میں کلس کلس کے تھک گیا تھا۔ کتنی بار امی سے منہ پھاڑ کر کہا، یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ویسے بھی یہاں کون سا خوش رہتی ہے؟ کبھی اسے کمرے چھوٹے لگتے ہیں، کبھی ماحول گھٹن زدہ، تو کبھی ٹریفک کا شور بہت بڑھتا ہے۔ رہ رہ کے اسے اپنے ناروال والے گھر کا ٹھنڈا صحن، کھلے کھلے کمرے، سر میں تیل لگانے والی اور پیر دبانے والی اپنی سر چڑھی ملازمائیں یاد آتی ہیں۔ آخر یہ وہاں جاتی کیوں نہیں؟ کیوں خود پہ جبر کر رہی ہے اور ہمارا صبر آزما رہی ہے؟ پریکٹس کر رہی ہے میکے سے دور رہنے کی۔ امی کی نرالی منطق تھی۔ امی ہنسنے لگیں اور میں چڑ کے یونیورسٹی چلا آیا، اس ارادے کے ساتھ کہ آج سارا دن گھر کا رخ کرنا ہی نہیں۔ گھر کے ستائے مجھ جیسے بیچارے لاچار انسان کے لیے واقعی عثمان کا گھر کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ بات میں نے اس کے سامنے کہہ دی۔ میرا گھر؟ احمق انسان، اپنا گھر ایک نعمت ہوتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے سے عثمان کو پکارتی ہوئی اندر تھی۔ پہلی نظر اس پر ڈالتے ہی میں مبہوت ہو کے رہ گیا۔ مکمل حسن کا ایک شاہکار تھی۔ اوہ سوری، مجھے دیکھ کے شائستہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے پلٹنے لگی۔ ارے آ جاؤ خزینہ، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ کیا مطلب؟
भाई ये दोस्त है मेरा, जिगरी दोस्त आफ्ताब। अभी कल तुमसे जिक्र कर रही थी ना अम्मी, वही उस्मान की इस मुबहम से तारुफ पे मैं खज्जल सा हो गया। पता नहीं आंटी ने किन अल्फाज में मेरा जिक्र किया होगा। हो सकता है मेरा आए दिन यहाँ डेरा डालने वाली बात की हो। ये मेरी कज़न है खजीना, इसने कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी तक हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं हो सका। कुछ दिन ये हमारे यहाँ रहेंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका दिल यहाँ लगने लगे, ये घर इन मोहतरमा को भी किसी नेमत से कम ना लगे, अपनायत महसूस होने लगे। और यकीनन वो ये सारी बातें मुझे ही सुना रहा था। मैंने इसे ज़बरदस्त तरीके से घूर कर सहमाना चाहा, मगर नाकाम रहा। ऐसी कोई बात नहीं। किसी भी चीज़ के लिए अपनायत का एहसास दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि इससे चिपक कर बैठ जाया जाए। ये घर वाकई मेरे लिए अपने घर जैसा है, लेकिन इसका यकीन आपको या ख़ुद को दिलाने के लिए मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं रह सकती। यार मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो छोड़ो। अम्मी को जितनी खुशी तुम्हारे यहाँ रहने से होगी, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकती। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ, मगर यहाँ रह नहीं सकती। मुझे हॉस्टल ही जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। घर जैसे आरामदेह माहौल के मज़े लूटने नहीं, यहाँ मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। तुम हो, आंटी हैं, अंकल हैं, आप लोगों की कंपनी इंजॉय करने को किसका दिल ना चाहेगा। फिर घर में हर वक्त किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम भी बनता रहता है। नो, इम्पॉसिबल। एन्जॉयमेंट के लिए चंद छुट्टियों में ख़ुद को रिलैक्स करने में यहाँ ज़रूर आना चाहूँगी, मगर मेरा ख़्याल है कि पढ़ाई तो हॉस्टल में रह के संजीदगी से हो सकती है। मैं इसे देखता रह गया। वो इनकार कर रही थी, मगर किस खूबसूरती और शाइस्तगी से इसने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके ख़यालात जानकर। शुड़ूं शुड़ूं ये आवाज़ें इस तसलसल के साथ आ रही थी कि मुझे मुंह में रखा रोटी का पहला लुक़मा निगलना मुश्किल हो गया। इन बेहुदा आवाज़ों को बर्दाश्त करते मुसलसल इसी एक लुक़मे को चबाई जा रहा था, और वो मेरे सामने बैठी प्लेट मुंह से लगाकर शोरबा चस्के लेने के अंदाज में पीती जा रही थी। हाय ताई जी, बड़ा ही स्वादी शोरबा है। रोटी तो साथ में लो बेटा, खाली सालन मैदे के लिए अच्छा नहीं होता। अम्मी ने मेरे चेहरे के बिगड़ते जावियों पे नज़र डाल के कहा, इतने स्वादी पाए बनाए हैं आपने कि दिल कर रहा है पूरे डोंगे को मुंह लगा लूँ। इस कदर गर्मी में आपने पाए पकाए ही क्यों? मैं झुंझला के अम्मी से पूछने लगा। सर्दियों में अच्छे लगते हैं, रज़िया ने फरमाइश की थी। इससे पहले कि मैं इस नामाकूल फरमाइश पर इसे घूरता, इसने मुझे घूरते हुए कहा, गर्मियों में चाय पीते हो ना, वो गर्म नहीं होती? हाँ, पाए ज़्यादा गर्म है। अजीब फाड़ खाने वाला लहजा था इसका, दांत पीसते हुए शोरबे में रोटी का लुकमा डबोते हुए। ठक 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 ठक, कड़क कड़क। अब ये कोई और ही आवाज़ें थी। मैंने नज़र उठा के सामने देखा, और मेरा दूसरा लुकमा भी हलक में फंस के रह गया। वो हड्डी को कभी मेज़, कभी प्लेट पे मार के गूदा निकाल रही थी, कभी दांतों से चबा रही थी, कभी चूस रही थी। पानी के एक बड़े घूंट के साथ मैंने दूसरा और आखिरी निवाला पेट तक पहुंचाया और ख़ुद उठ गया। खाना तो खाओ, अम्मी ने आवाज़ दी। मुझसे इस म्यूज़िक के साथ खाना नहीं खाया जाता। जाते जाते मैंने बग़ैर मुड़े जवाब दिया। अगले 15 मिनट में मैं उस्मान के घर मौजूद था। इसकी डाइनिंग टेबल पे उस्मान, इसकी अम्मी खजीना के साथ। उस्मान ने तो मुझे देखते ही नारा बुलंद किया। मैं सोच रहा था कि हमारी डाइनिंग टेबल इतनी सूनी सूनी उजाड़ सी क्यों है। भाई आज इस पे आप जो रौनक अफरोज़ नहीं हुए। वैसे यार हमारे घर की खाने की खुशबू वाकई इतनी ज़ोरदार है कि तुम शहर के किसी भी कोने में होते हो तुम तक पहुंच जाती है। इसने एक बार फिर खजीना के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने शर्मिंदा होने से पहले एहतियातन एक बार इसकी जानिब देखा, मगर वो बजाय इस फजूल मजाक में इसका साथ देने, कम अज़ कम हंसने के, वो यकसर नज़रअंदाज की संजीदगी से खाना खा रही थी। मुझे ना चाहते हुए भी बेख्तियार रज़िया याद आ गई। आंटी, मुझे पता नहीं था कि आप आम पाकिस्तानी खानों के साथ साथ ये मुख्तलिफ़ तरह के सलाद और पास्ता भी इतने अच्छे पका सकती हैं। कहाँ बेटा, हमें तो बस वही ढंग का बनाना आता है जो अपनी अम्मा से सीखा। इतने साल कुवैत में रह के भी बस आलू गोश्त, कोफ्ते, दाल चावल ही बनाए, क्योंकि उस्मान के अब्बा को सिर्फ पाकिस्तानी जायका पसंद है। ये तो आज खजीना किचन में घुसी थी तो इसने मेरी पालक गोश्त और माश की दाल के साथ अपनी वैरायटी भी तैयार कर डाली। बहुत अच्छा पास्ता बनाया आपने। मैंने बहुत संभल के खासे मुनासिब अल्फाज में इसकी तारीफ़ की। जवाबन वो बड़े बावकार अंदाज में मुस्कराई। कहा कुछ नहीं था। खाने के दौरान मैं वक्तन फ़वक्तन एक उचटती सी नज़र इस पे डालता रहा। वो यूँ खाना खा रही थी जैसे कोई फाख्ता कुछ चुग रही हो। खजीना मेरे हवासों पर सवार रहने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी हर वक्त इसका मुवाजना रज़िया से करने लगा। जब रज़िया मेरे सामने मेरा दिल किलसा रही होती तब भी, जब खजीना मेरे सामने मेरा दिल तड़पा रही होती तब भी। फिर मुझे लगा जैसे रज़िया से इसका मुवाजना करके मैं खजीना की तौहीन कर रहा हूँ।
मैंने मशगला भी तर्क कर दिया। अब मेरा काम था हर वक्त खजीना के बारे में सोचना। वो तकरीबन 20-22 दिन तक उस्मान के घर रहने के बाद हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी थी और इन तमाम दिनों में रोज़ ही मेरा इससे सामना होता रहा, लेकिन अफसोस मैं इससे दोस्ती या बेतकल्लुफ़ी कायम करने में नाकाम रहा। इसमें हाथ मेरी कमज़ोरी या हिम्मत की कमी का नहीं था, इसका रोब हुस्न ही था। कुछ वो थी भी इतनी बावकार शाइस्ता सी कि खामखा इससे बेतकल्लुफ़ होते हुए डर ही लगता था। तुम्हारा नतीजा कब आ रहा है? अब्बू के सवाल पे मैंने एक लम्हा रुक के गौर किया। किस बात का नतीजा? तुम्हारे इम्तहानात का। ओह, रिज़ल्ट? यही कोई 1.5-2 माह तक, फिर सोचते हैं कुछ तुम्हारी शादी का। मुतमईन होकर बोले, मेरा इत्मीनान गारत कर गए। कौन से इम्तहानात? यूनिवर्सिटी के? अरे हाँ, याद आया, उनका नतीजा तो इस साल निकल ही नहीं रहा। क्यों? कहीं फंस गया? वो घूरने लगे। वो दरअसल मैं अगले 2-3 सालों तक रिज़ल्ट को कहीं फंसाने का मंसूबा बनाने लगा। रज़िया भी तब तक FA तो कर ही लेगी। जी जी बिल्कुल कर लेगी, आइंदा 4-6 सालों में ज़रूर ही कर लेगी। तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे बोलने दो। अब्बू जो अपने आगे किसी दूसरे को बोलने का मौका कम ही देते थे, मेरी बार बार की दखल अंदाजी पर झल्ला गए और डपट कर मेरा मुंह बंद कराया। वो इम्तहान देकर नारोवाल जाती है तो हम भी पीछे पीछे चले जाते हैं तारीख रखने। अब्बू, मैं रज़िया से शादी नहीं करूँगा। बहुत हिम्मत करके मैंने फ़िक्रा अदा किया था, मगर मेरे इतना कहने पे अब्बू के चेहरे का रंग जिस तेज़ी से बदला, जिस फुर्ती से खड़े हो के मेरी जानिब लपके थे, मेरे हाथों के सारे तोते कबूतर कव्वे उड़ गए। मैं दीवार के साथ जा लगा। मेरा मतलब है अब्बू जी, मैं FA पास रज़िया से शादी नहीं करूँगा, BA पास रज़िया से शादी करूँगा। आप ज़रा 2-3 साल और ठहर जाएं, इसे BA तो कर लेने दें। क्यों? BA पास बहू दाल को ज़्यादा अच्छा तड़का लगाती है। तुम्हारी अम्मी ने 10 जमातें भी नहीं पढ़ी, मगर देख लो कितना अच्छा पकाती है। खाने से याद आया अब्बू जी, मैंने तो अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं फ़ौरन उठा और दरवाजे की तरफ लपका। ये तुमने अब कौन सा नया राग अलापना शुरू कर दिया? अम्मी ने मौका पाते ही मुझे घेरा। मैं क्यों अलापूँगा राग शाग? मैं क्या अब्बू के गाँव का मशहूर फ़ज़ल मिरासी हूँ? तुम्हें फ़ज़ल मिरासी के बारे में भी पता है? अम्मी ने अचंभे का इजहार किया। जी, अब्बू ने बताया था। बस यही तो रोना है तुम्हारे बाप का, काम की बात करनी नहीं, इधर उधर के किस्से सुना डालने। तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सीधी तरह बताओ, ये BA वाला चक्कर क्यों चलाया? वो दरअसल मैंने गला साफ़ किया। मैं चाहता था कि रज़िया यानी जिससे भी मेरी शादी हो ना, वो कम अज़ कम ग्रेजुएट हो। इससे क्या होगा? अम्मी जी प्लीज़, कम अज़ कम आप ये मत कहिएगा कि मैट्रिक पास लड़की के लगाए तड़के, ग्रेजुएट लड़की के लगाए तड़के में क्या फ़र्क होता है। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ तो शायद गुजारा कर लूँ जिसे सिरे से दाल में तड़का लगाना ही ना आता हो, मगर ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिससे मेरे ख़यालात ना मिलते हों। मगर ख़यालात मिलने के लिए BA पास करना ज़रूरी नहीं है। वो बदस्तूर मुसर थी। तुम बात समझने की कोशिश करो। रज़िया से BA 4-5 साल तक नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, मैंने फ़राग दिली का मुजाहिरा किया। मुझे भी कोई जल्दी नहीं। वो आराम से करती रहे, बेशक 10 साल लगा ले। इसके बाप का राज है जो वो 10 साल लगा ले। अम्मी जलाल में आ गई। मैं इसी साल के आखिर तक तुम्हारी शादी करा के ही दम लूँगी। और ये बात मैं जानता था, वो अपनी इकलौती औलाद, और वो भी बुढ़ापे की औलाद, कि सर पे सेहरा बांधने के लिए इसके बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उनकी उम्र की ख़वातीन अब तक तो भुगता चुकी थी सबको। मैंने 10 साल तक इंतज़ार करने वाली बात कहकर इन्हें ख़बरदार किया था। शादी के बाद बेशक 10 साल लगा के BA करे या 15 साल लगा कर। अम्मी, मैंने एहतजाज करना चाहा। बस, मैंने तय कर लिया। हम दोनों पोते का मुंह देखकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? क्या आपको पता है कि इस साल के आखिर तक मेरी शादी करवाने से अगले साल के आखिर तक आप लाजमन अपने पोते का मुंह देख लेंगी? हमें तो खुदा के करम से पूरी उम्मीद है। तुम इतने बेयकीन क्यों हो? अम्मी ने ऐसे अचंभे से मुझे देखा कि मैं खिफ़्फ़त के मारे कितनी देर तक तो नज़र ना उठा सका। फिर कोई जवाब भी ना बन पड़ा। वो दरअसल मेरा मतलब था, ऐसी मुरादें पूरी होने में कई साल लग जाते हैं। कुदरत का क्या पता। कोई बात नहीं, बेशक 10 साल लग जाएं। वो मेरी बात मेरे ही मुंह पे मार के चली गई। आप मेरे पास होने की खुशी में मुझे क्या तोहफ़ा दोगे? पहले तुम पास तो हो जाओ। इसके बेहद लाड से किए सवाल के जवाब में मैंने खासी रुखाई से कहा, जिसका इस पर कोई ख़ास असर नज़र नहीं आया। मैं तो सोने की चैन लूँगी, और मैं चैन का सांस। वो क्यों? FA का मार का सर कर लेने के बाद तुम अल्लाह अल्लाह करके अपने घर तो सुधारोगी ना?
फिर ये घर दोबारा मुझे अपना घर लगने लगेगा। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। ज़्यादा खुश होकर पाटने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट आने के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ लाने की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। ताई जी तो अभी से बरी के जोड़ों के लिए मेरी सलाह ले रही हैं। क्या सलाह ले रही हैं? मैं चौकन्ना हुआ। यही कि जोड़े कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, भारी कितने हों और सादा कितने। हाय हाय, तुम्हारी खुशफहमी के तुम इसे अपने ऊपर ले गई। हो सकता है मेरी बरी के लिए ये राय ले रही हूँ, मगर ये बरी तुम्हारे लिए ही तैयार हो रही है, इसका यकीन मत करना। अम्मी आजकल मेरे लिए लड़कियाँ देख रही हैं। मैंने पूरी कोशिश की इसे वर्गलाने की, अम्मी से मुतनफ़र करने की और दिल बर्दाश्त करने की, मगर वो लापरवाही से हाथ हिला के कहने लगी, और आपकी खुशफहमी के आप ताई जी की इस लड़कियां ढूंढने वाली बात को ऊपर ले गए। हालांकि वो तो घर के कामकाज के लिए कोई ढंग की छोकरी ढूंढ रही हैं। मैंने इनसे कह दिया कि जैतून इस घर में रहेगी तो मैं ना आऊँगी। अब जाहिर है इन्हें होने वाली बहू की बात माननी है, ना कि नौकरानी का लिहाज करना है। इस जैतून को उसे गाली देते हुए मैं बताऊंगी मुझसे मत्था लगाने का अंजाम होता क्या है। इसने इस रवानी से मेरे सामने गाली बकी कि मैं दम बखुद रह गया। किसी औरत की ज़ुबान से इस किस्म की गाली सुनने का मेरा पहला तजुर्बा था। मैं इससे पहले भी इसकी ज़ुबान के जौहर बहुत बात देखे थे, मगर ऐसी गाली। रज़िया सुल्ताना, तुमसे शादी तो मैं मर के भी ना करूं। मैंने भी कसम खा ली। उस्मान से पता चला कि इसकी अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से खजीना आजकल हॉस्टल से उनके यहाँ आई हुई है। ये एक ज़बरदस्त मौका था अम्मी को इससे मिलवाने का। मगर मैं ये भी जानता था कि अगर मैं खजीना से शादी की ख्वाहिश का इजहार करने के बाद इन्हें इससे मिलवाऊँगा तो शायद वो मिलने से ही इनकार कर दें, और अगर मिले भी तो गज़ब की ऐनक लगाकर और ताज्जुब की भी। इसलिए मैंने आंटी यानी उस्मान की अम्मी की अयादत के लिए इन्हें तैयार करना चाहा। तुम हो तो आते हो रोज़ाना, मैं जाके कौन सी ज़माने से अनोखी तीमारदारी कराऊंगी। वो पता नहीं क्यों आलकसी दिखा रही थी, वरना ऐसे कामों में हमेशा आगे आगे रहती थी। मेरी बात और है अम्मी, आपकी बात और। वो मेरा इतना ख्याल रखती हैं क्योंकि मैं इनके बेटे का दोस्त हूँ। आपको जाना चाहिए क्योंकि वो आपके बेटे की दोस्त की अम्मी हैं। ज़्यादा सबक ना पढ़ा, मैं तो इसलिए कह रही थी मेरे अपने घुटनों में इतना दर्द है, चलने फिरने से आजिज़ हूँ मैं पैदल नहीं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। इनकी इतना मोहब्बत करने पे मैं चिढ़ गया। मोहब्बत से हुज्जत भी बहुत कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर डर भी गया था कि कहीं इन्हें मामले की भनक तो नहीं पड़ गई जो आनाकानी कर रही हैं। अभी वो रज़िया लेने आ जाए तो सब दर्द भुला के चल पड़ेंगी। आप अनारकली, इछरा बाज़ार, मैं बुड़बुड़ाया। आखिरकार सौ एहसान धर के मेरे साथ उस्मान के यहाँ पहुँची। सारे रास्ते में दिल ही दिल में दुआएं करता रहा कि खजीना ऐसे इनके दिल को छुए कि रज़िया चीखें मारती निकल जाए। ये कौन बच्ची है, तुम्हारी बहन? खजीना को दूर से देख के उन्होंने बड़े इश्तियाक से पूछा। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़क कर शोर मचाया। बहन ही समझ लें, फुप्पो की बेटी है। उस्मान ने तारुफ कराया। खजीना अपनी आदत के मुताबिक बड़े करीने स्वभाव से इनसे मिली। फिर आंटी को परहेज़ी खाना भी उनके सामने बड़े इसरार से खिलाया, दवा दी, पैरों पे मालिश की। इस दौरान वो अम्मी से छोटी छोटी आम घरेलू सी बातें करती हुई मुझे पहले से अलग भी लगी और कहीं ज़्यादा अच्छी भी। आपकी तो खासी दोस्ती हो गई 1 ही घंटे में। वापसी पे मैंने उनके ख्यालात टटोलना चाहे। हाँ, अच्छी खातून है, हमारी आदतें भी बहुत मिलती जुलती हैं और बीमारियाँ भी। इनको भी जोड़ों की ही तकलीफ़। मैं खजीना की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कुछ अजीब सी लड़की है, बिल्कुल ठुस। क्या? मेरे पाँव ब्रेक पे जा पड़े। गाड़ी एक धचके के साथ जा रुकी। तुम्हारी गाड़ी क्यों ठुस हो गई? खजीना आपको अजीब सी लगती है? और दूसरा लफ्ज़ अदा करने की मुझे जुर्रत ना हुई, जैसे खजीना की बेइज्जती होने का एहतमाल हो। हाँ तो और क्या, लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं इसमें। ना हंसना ना बोलना, अजीब पक्की सी शक्ल है और पक्की पक्की बातें। बुढ़ी रूह, वो बहुत अच्छी बातें करती है। अच्छा, तो तुम इसकी बातें सुनने यहाँ घुसे रहते हो? अम्मी ने इस बुरी तरह घूरा कि मैं गड़बड़ा के रह गया। वो यहाँ कब होती है, वो तो हॉस्टल में रहती है। और आपकी इस लाडो रानी रज़िया की तरह अंधा काना नहीं रहती कि वो 2 दिन हॉस्टल में, 4 दिन किसी और का खून जलाने उसके यहाँ। अब रज़िया का यहाँ क्या जिक्र, पक्की पक्की मशकूक हो चुकी थी। मैंने मज़ीद बात आगे बढ़ाने के बजाय चुपचाप ड्राइविंग करने में ही अपनी बेहतरी जानी, मगर वो भी मेरी माँ थी। बाकी का सारा रास्ता चुपचाप कुछ सोचती रही और मेरा दिल हौलता रहा। कहाँ जा रहे हो? मुझे पीछे से उनकी आवाज़ आई और ठिठक कर रुक गया। उस्मान के यहाँ? उनके सवाल पर हैरान होते मैंने कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं सिवाय उस्मान के और ना किसी से मिलता हूँ, ना किसी के घर जाता हूँ। इम्तहान हो चुके, अब कौन सी पढ़ाइयाँ करने जाते हो? बस ऐसे ही गपशप के लिए।
रज़िया कल से आई हुई है, इससे कर लो गपशप। मैं डंक खा कर बेतका। पहली बार उन्होंने इस किस्म का मशवरा दिया था, वरना वो खासे पुराने ख्यालात की खातून थी। रज़िया से मेरी बेजारी पे मुझे टोका ज़रूर करती, कभी दोस्ती पैदा करने पे जोर नहीं दिया था। मैं इसे गनीमत जानता था, फिर अब ये मशवरा। खड़े खड़े छलांगे क्यों मार रहे हो? क्यों, रज़िया से गपशप करते तुम्हें हया आती है? अच्छे खासे तंजिया जले अंदाज में पूछा गया। मैंने भी इतने ही जले अंदाज में जवाब दिया, जैसी बातें वो करती है ना, हया ही आती है। फजूल बातें मत करो, वो पक्की सूरत वाली कौन सा तुम्हें दर्स देती होगी जिसकी बातें सुनने भाग रहे हो वहाँ? हद करती है अम्मी। मैं खिसिया गया। वो वहाँ कहाँ? वो तो आई हुई थी उस दिन, मैं तो यूं ही बस ऐसे ही टाइम पास करने। इतना टाइम है तो हमें दो ना। मेरे तो घुटने बड़े ही दर्द कर रहे हैं, तुम ज़रा रज़िया को लिबर्टी तक ले जाओ, कुछ शॉपिंग करना है। अम्मी, मैंने लाख हाथ पैर मारे, सर भी पटका, उन्होंने रज़िया को मेरे सर पे सवार करके ही दम लिया। बैठो, फाड़ खाने वाले अंदाज में मैंने इसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, जो शॉपिंग पे जाने के लिए यूं तैयार हुई थी जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो। मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी। फिर रिक्शा करवाऊं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे जाऊंगी। मोटर बाइक? तुम्हें डबल सवारी पे पाबंदी है यहाँ, ये नहीं पता? पकड़े जाएंगे। मैंने बहाना बनाया। मुझे उल्लू ना बनाओ, डबल सवारी पे पाबंदी होगी, लेडीज़ पे नहीं। बाइक में पेट्रोल नहीं है, पास ही तो पेट्रोल पंप है, थोड़ा सा पैदल चलते हैं, डलवा लेते हैं। देखो रज़िया सुल्ताना, तुम्हें मेरे साथ जाना है तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना। मैं मुड़ने लगा तो फ़ौरन अंदर बैठ गई। लातों के भूत बातों से नहीं, धमकियों से मानते हैं। बुड़बुड़ाते मैंने गाड़ी स्टार्ट की। मार्केट जाने के बाद रज़िया सुल्ताना ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो पार्किंग में उतरते ही एक सिंघाड़े बेचने वाले को रोक लिया। अंकल, सिंघाड़े का रेट क्या है? मैंने चौंक कर देखा। एक तो पहली बार इसे इतनी तमीज़ से किसी से बात करते सुना था, और दूसरा ये कि जिस लड़के को वो अंकल कहकर अदब से मुखातिब कर रही थी वो बमुश्किल 22-23 साल का होगा। लफ्ज़ अंकल सुनकर इसके माथे पे सिलवटें पड़ गईं। 18 रुपये पाओ खाला जी। दुर फिटे मुँह, सारी शाइस्तगी रफो चक्कर हो गई। ये कोई चीज़ है खाने? आगे निकलो। इससे पहले कोई तमाशा लगाती मैंने इसे आगे की जानिब धकेल दिया। हाय शकरकंदी! वो एक खांचा पर रेशा ख़त्मी हो गई। सत शुक्र कि अंकल 60-65 के करीब थे। धोती के ऊपर मैली सी बनियान, टूटा चश्मा जिसके एक जानिब धागा बांध के धुंधली आंख पर टिका रखा था। भाईजान, शकरकंदी किस तरह दे रहे हो? उबाल के, मसाला डाल के, खट्टा निचोड़ के, कागज़ पे रख के। बाबे ने तफसीलन सारा अमल दोहरा दिया। आए हाय, मेरा मतलब है किस तरह? रेट क्या है? कितने की दे रहे हो बाबा जी? बाबा जी के दिमाग में लफ्ज़ रेट शायद अटक गया था। मैंने उर्दू ही ज़ुबान में समझाया, जितने की लेने वाले की औकात है। अजीब बाबा है। हाय भाईजान, कितने रूड हैं आप। रज़िया ने लाट से गिला किया, और मैं मुँह खोल के इसे देखने लगा जैसे इसकी ज़ुबान थी। इस लिहाज से तो इसे कितने लानती हो तुम कहना चाहिए था। ये इंग्लिश का बुखार इसे न जाने क्यों चढ़ गया था। अच्छा, 10 रुपये की दे दें, और ज़रा स्पाइसी देना। वो तो नहीं है कुड़िए, मैं सिर्फ शकरकंदी बेचता हूँ। ये वही मांग रही है, मसाला ज़रा ज़्यादा डालना। ये लिबर्टी है, यहाँ के दुकानदारों से इसी तरह बात करनी पड़ती है, मिन मिन करके। बाद में चलते चलते शकरकंदी खाते हुए इसने वजाहत की और मेरी हैरानी दूर की। मुसीबत, एक तो जूतियाँ बस इधर ही अच्छी मिलती हैं, वरना मैं तो थूकी भी ना लिबर्टी पे। अच्छा, अपना इछरा बाज़ार जिंदाबाद। बंदा 600 की चीज़ आराम से 150 की करा लेता है, और अंकल शंकल भी नहीं कहना पड़ता। तुम्हें शायद कुछ ख़रीदना था, मैंने उकता के याद दिलाया। हाय, मुझे भूख लग रही है। ये खा तो रही हो, इससे क्या होता है? कोई बर्गर शर्गर खिलाएं? खाओ, मुझे भूख नहीं है। मैंने मुंह फेर लिया। दफ़ा, मैं क्यों अकेली खाऊं? अकेली तो नहीं आई। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। अचानक मेरी नज़र सामने एक ज्वेलरी के स्टॉल पे खड़ी खजीना पर पड़ी। इस वक्त मुझे अपने साथ रज़िया का होना कहीं ज़्यादा बुरा लगा। बस ना चल रहा था भाग के इससे मिलने जाऊं। फिर मेरी नज़र उस्मान पे गई, जो ज़रा फासले पे बेजार शक्ल लिए खड़ा था। उस्मान, वो मेरा दोस्त, तुम यहीं रहो, मैं इससे मिल के आया। मैं कोई नहीं अकेली। वो कंधे और सर ज़ोर ज़ोर से इनकार में हिलाने लगी और मेरे पीछे पीछे ही चली आई। अरे यार, तुम कहाँ? मैंने उस्मान के शाने पर धप लगा के इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया, और फिर खजीना को देखकर चौंकने की ज़बरदस्त अदाकारी की। ओह, तुम खजीना साहिबा के साथ आए थे? जी नहीं, मैं इनके साथ आई हूँ, इसने मुस्कुराकर तस्हीह की। और तुम? वो सवालिया अंदाज में मेरे पीछे खड़ी रज़िया को देखकर पूछ रहा था। मैं रज़िया का तारुफ कराने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच ही रहा था कि वो खुद फट पड़ी।
میں رضیہ ہوں جی، رضیہ ملک، مگر یہ مجھے پیار سے رضیہ سلطانہ کہتے ہیں۔ کاش میں اس وقت بتا سکتا کہ میں رضیہ سلطانہ اسے پیار سے کہتا ہوں یا میں ان کی کزن بھی ہوں، دوست بھی ہوں اور بھی بہت کچھ ہوں۔ اپنے مزاج کے چھچورے پن کا مظاہرہ وہ خوب لہرا لہرا کے کر رہی تھی۔ بہت کچھ، مثلاً یہ وضاحت خزینہ نے طلب کی، اور میں نے خود کو اس وقت کے لیے کوسا جب میں اس بلا کے ساتھ ہونے کے باوجود ان دونوں کے پاس چلا آیا تھا۔ مثلاً جی منگیتر، آخر اس نے شوشہ چھوڑ ہی دیا۔ عثمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بہت سویٹ ہیں آپ کی فیانسی۔ خزینہ مسکرا کے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ ان سے کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں میٹھا منع ہے۔ اس نے خاصی بلند سرگوشی کی اور میں نے اسے یہاں سے لے جانا ہی بہتر جانا۔ کیا بتاؤں امی، کتنا شرمندہ کیا اس نے۔ میں امی سے شکایت کر رہا تھا کہ وہ چلی آئی۔ ہائی کیا بتاؤں، کتنی شرم آئی مجھے۔ پہلے تم دونوں طے کر لو کہ شرمندہ کون ہوا تھا اور شرم کسے زیادہ آئی تھی، امی نے کہا۔ ان کا وہ دوست نہیں ہے عثمان جس کے گھر یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ وہ بازار میں اپنی سہیلی کے ساتھ پھر رہا تھا۔ سہیلی؟ ہاں تائی جی، وہی بکواس، وہ اس کی کزن تھی۔ امی خزینہ کی بات کر رہی ہے۔ کزن تھی یا گرل فرینڈ تھی اس کی؟ پھر وہ اس کے ساتھ بازار کیا کرنے آیا تھا؟ وہ ذرا کرنے لگی۔ میں بھی تو تمہارے ساتھ بازار گیا تھا۔ جس طرح تو آپ بوتھا بنا کے پھر رہے تھے وہ تو نہیں پھر رہا تھا، اس کی تو باتیں چری ہوئی تھی۔ میری بھی یہ حالت ہو سکتی تھی اگر خزینہ اس کے بجائے میرے ساتھ ہوتی، اور بوتھا اس کا میرے سے ہی برا بن سکتا تھا اگر تم اس کے ساتھ ہوتی۔ امی سامنے تھیں اس لیے بات میں نے دل ہی دل میں کہہ دی۔ پتہ ہے تائی جی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، شوخے کہیں کے۔ اچھا، اس دن تو کہہ رہا تھا کہ بہن ہی سمجھ لیں آنٹی۔ امی نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو آپ کو سمجھنے کو کہہ رہا تھا نا، خود تو نہیں سمجھتا۔ آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کرائی تھی، باپ کی حق حلال کی کمائی ساری کی ساری اس لڑکی پہ لوٹا دی۔ تو میں الہام ہوا تھا کہ وہ ساری شاپنگ اسے عثمان نے کرائی تھی۔ اس کی ایسی باتوں سے میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ تو اور کس نے کروانی تھی؟ اس کی شکل تھی دمڑی خرچ کرنے والی۔ ساری میرے جیسی نہیں ہوتی تائی جی، میں نے تو شکر کندی بھی اپنے 10 روپے خرچ کر کے کھائی تھی۔ تم بچی کو کھلا پلا کے بھی نہیں لائے۔ لو، ان کے تو ہوش اڑ گئے تھے اپنے دوست اور اس کی سہیلی دیکھ کے، بھاگے چلے گئے۔ شکل سے صاف لگ رہا تھا انہیں ہمارا ان کے پاس آنا پسند نہیں آیا۔ ہاں بھائی، عیش ہو رہے تھے، سیر سپاٹے ہو رہے تھے۔ ہاں، امی نے کچھ سوچا پھر مجھے مخاطب کیا۔ کل شام ذرا مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں لے جانا۔ وہ کس لیے؟ میں حیران ہوا۔ ذرا ان کی والدہ سے ملاقات کرنا تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے روکنا چاہا، مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو کیا صرف بیمار ہوں تبھی ان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے؟ عام دنوں میں پردہ کرتی ہیں؟ مجھے جانا ہے کل، ہر حال میں لے کر چلو۔ وہ بچی نظر نہیں آ رہی خزینہ؟ امی نے وہاں جاتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ خدائی فوجدار بن کے عثمان اور خزینہ کی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کا قصہ بیان کرنے آئی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آنٹی کو لگے ہاتھوں عثمان کو نکیل ڈال کر قابو میں رکھنے، خزینہ سے بچانے کا مشورہ بھی دے ڈالیں، کیونکہ رضیہ نے اپنی فضول گوئی کی وجہ سے کچھ ایسی صورتحال کا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ تو واپس ہاسٹل چلی گئی۔ بڑا سکھ تھا بھائی، ان 4-5 دنوں میں اس کی وجہ سے بہت خدمت کی اس نے۔ ہاں، اچھی خدمت گزار سعادت مند بچی ہے۔ امی کی زبانی تعریف سن کے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ شکل و صورت کی بھی پیاری ہے، سگھڑ بھی لگتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے تو رشتے ٹپا ٹپ برستے ہیں۔ ان کی بھی کہیں منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ امی کھل سی اٹھیں۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کے مجھے خیال آیا تھا کہ ایسی بہو تو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ گھر جہاں وہ دلہن بن کے جائے گی۔ میری وہ حالت تھی کہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، دم سادھے امی کے اگلے جملوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوش نصیب آپ بھی تو ہو سکتی ہیں۔ کاش یہ الفاظ آنٹی نے ادا کیے ہوتے اور امی سوچ میں پڑ جاتی، پھر چونک کے کہتی، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ مگر صد افسوس یہ زرعی خیالات امی نے پیش کیا جسے سن کر یہ جاں افزا بات آنٹی نے کہی تھی۔ امی اٹھیں، گھر چلیں۔ بہت ضبط کر کے میں نے کہا، ان سے کیا بعید، عثمان اور خزینہ کی شادی کی تاریخ مقرر کرا کے ہی اٹھتیں۔ ہاں چلو۔ بڑی مسرور، بڑی مطمئن، بڑی شاد سی اٹھیں۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے جو کرنے کی ٹھان کر آئی تھی وہ کر کے رہیں۔ سارے راستے میں نے منہ پھلا کے اپنی ناراضی کا اظہار کرنا چاہا، مگر وہ جان بوجھ کے انجان بنی رہی۔ تم نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ اگلے دن میں عثمان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ کیا پھونک گئے ہو تو میری امی کے کانوں میں؟ میں نے نہیں، میری امی نے کہا ہے۔ میں روحان سا ہو گیا۔
मैं तो इसकी शाने पर सर रख के रोने आया था, अपने दिल का बोझ का हल्का करने आया था। वो उल्टा मुझे ही काट खाने को दौड़ता था। मगर ये ख्याल उनके दिल में आया कैसे? यकीनन तुम्हारी वजह से। मैं नज़रें चुरा गया। किसी हद तक ये बात दुरुस्त थी। अम्मी की बला से चाहे उस्मान और ख़ज़ीना सारी उम्र कमारे रहते, लेकिन वो मेरी जानिब से खटक गई थी और अपनी दानिस्त में उन्होंने इस सारे किस्से को बड़ी जहानत और खुश असलूबी से निपटाया था। मेरा बस चलता तो मैं अम्मी को कभी ये ना करने देता। मेरा यकीन करो, इस तखरीबी कार्रवाई में मेरा कतई कोई हाथ नहीं। ओहो, तुम तो रोने ही बैठ गए। मेरे रुंधे गले के साथ किए जज्बाती मुकालमों का इस पर खातिर खा असर हुआ। ऐसा कोई कहर भी नहीं टूट पड़ा। हाँ, बस कुछ अचानक गैर मुतवक्के सी बात लगी थी अम्मी के। तुम क्यों परेशान और पशेमान होते हो? क्या मतलब, तुम सीरियस हो गए? पता नहीं, अगर अम्मी हो गई तो मैं भी हो जाऊंगा। इसने शाने उचकाए। कैसे हो जाओगे? तुम्हारी अपनी भी कोई पसंद है, अपनी भी कोई मर्ज़ी है। यही तो मुसीबत है यार, ना मेरी अपनी कोई पसंद है और ना ही मर्ज़ी। तो करो ना पसंद। यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है हसीन चेहरों से। मैंने वर्गलाना चाहा। मैं तुम्हें ऐसा नज़र आता हूँ? वैसे यार, ये माएँ किस लिए होती हैं? अगर वही हमारे लिए ठीक ठाक किस्म की लड़की चुन लें तो हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर मुँह मारी करके जूते खाने की। हाँ, मगर ठीक ठाक किस्म की मेरा ख्याल है कि ख़ज़ीना, वो तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। दिल ही दिल में मैंने अपनी भड़ास निकाली। अबे उल्लू, कहाँ तू, कहाँ वो, कहाँ तेरी ढीली ढाली लटकी शख्सियत, कहाँ इसकी सेहर अंगेज़ जादू असर शख्सियत। नहीं यार, मैं 6 फीट का, वो 5 फीट 7 इंच की। मैच कैसे नहीं करती? आदतें मेरी जान, आदतें। वो मिलती जुलती ना हो तो जहनी हम आहंगी नहीं हो पाती, और मोहब्बत ना हो तो शादी कामयाब नहीं होती। शादी कामयाब ना हो तो चुप करो, खुदा का वास्ता है चुप करो। इसने हाथ जोड़े। मैं तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे कान बंद कर रहे हो। वो कान में उंगली डालकर हिलाने लगा। ख़ज़ीना अच्छी लड़की है, मैं मानता हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी लड़की होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ममता है। ममता वमता खाक नहीं है। तरस आ रहा ये सोच कर कि अगर तुम्हारा नसीब ख़ज़ीना से फूट गया तो तुम्हारा बनेगा क्या? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझ में खामियाँ क्या क्या हैं? एक आवाज़ आई और मैं बग़ैर मुड़ के देखे किसी रिकॉर्ड की तरह बजना शुरू हो गया। बेहद तसल्लुत पसंद, ख़ुद पसंद, मगरूर पसंद, सड़ियल, फजूल खर्च, आदम बेजार। बहुत कम वक्त में आप मेरे मुतालिक बहुत कुछ ही जान गए। इस बार इस आवाज़ में दुख की आमेजिश की हल्की सी लर्जिश भी थी। उस्मान के चेहरे के तासुरात ने मेरे जोश बयां को ज़रा कम किया। मैंने रुख के ज़रा गौर किया। वो तो लफ्ज़ ये गुमसुम कैफियत में सामने खड़ा था। फिर यह आवाज़, ओ हाँ, यह आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी प्यारी। मैंने मुड़ के देखा। ख़ज़ीना सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी थी। उस्मान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई शख्स तुम्हारे सामने मेरे बारे में इस किस्म की बातें करे और तुम चुपचाप सुन लोगे। आखिर मैं तुम्हारी फुप्पी ज़ाद हूँ। ख़ज़ीना, मैं, उस्मान ने कुछ कहना चाहा। तुमसे शादी तो मैं वैसे भी ना करती, मगर मेरे बारे में ऐसे ख्यालात, और मेरा तो आपसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं। मैं तो मजाक, हमारे माबैन मजाक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सख्ती से कहकर वहाँ से उठ गई। यार, तुम सच कह रहे थे, ये तो वाकई उधार नहीं रखती। उस्मान ने एक गहरी सांस छोड़ी। वो वाकई अच्छी लड़की है। मैं अब दिल से शर्मिंदा था अपने अल्फाज पे। तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगेगी, मैंने वैसे ही कहा था। और तुम्हारे साथ? उस्मान के संजीदगी से पूछे सवाल पे मैं चौंक उठा। वो गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ कैसी रहेगी? मेरे साथ? ये कैसा सवाल हुआ? वही जिसका जवाब तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, इतना बड़ा बड़ा। पता नहीं कैसे मैं उस्मान पे खुल गया। अब खुल ही गया था तो वो अंदर तक उतरे बिना रह सकता था भला? और वो रज़िया सुल्ताना, इसका क्या होगा? तुम किस लिए हो? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ये तुम्हारा ज़ाती मसला है। इसने आंखें माथे पर रख लीं। ऐसी बात है तो पहले हमदर्दी क्यों दिखा रहे थे? असल बात जानने के लिए, क्योंकि जब तक किसी राज की तह में उतर ना जाऊं मुझे चैन नहीं आता। तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यार, तुम अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करते? मैं भला क्या कर सकता हूँ इस मामले में? वो संजीदा हुआ। तुम्हारा ख्याल है मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ? मैं फिर से उठ बैठा। कहीं वो कराहत, तुम मेरे हाथ पे बैठ चुके हो। इसने अपना हाथ खींच के निकाला। अच्छा, अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो तो इसके पास जाओ और इसकी गलतफहमी को दूर करो। इसे बताओ कि मैं जो कुछ कह रहा था दरअसल इसके पीछे मेरी नीयत क्या थी, और ये कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। निस्बतन आसान है। वो मान गया और मैं अगले मराहिल सर करने के बारे में सोचने लगा।
ایک بار پھر امید کی کرن نظر آئی جب عثمان نے مجھے بتایا۔ میں نے خزینہ کے سامنے ساری بات واضح کر دی، اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ اب وہ تم سے ملنے کے لیے راضی ہے۔ آگے بھائی تمہاری قسمت، تم اسے کس طرح کنونس کر سکتے ہو یا نہیں۔ میری قسمت پہ مت چھوڑو اس معاملے کو، وہ کہاں اتنی اچھی ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر جاتا ہوں میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میری حقائق دل سننے کے بعد اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے اور میٹھے لہجے میں کہا، بات صرف ایک انسان کے جذبات پر ہی تو نہیں ہوتی، یعنی آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار۔ اس وقت اہمیت آپ کی منگیتر کے جذبات کی ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتی خزینہ، اگر مجھے آپ پسند نہ ہوتی تب بھی میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ وہ کچھ پریشانی کا شکار نظر آئی، لیکن اس وقت تو اس کے دکھ کی وجہ میں بن رہی ہوں۔ ابھی تو میرے لیے ہی آپ اسے مسترد کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے میں اس سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، چاہے وجہ آپ بنیں یا نہیں۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیا میں آپ کی پسندیدگی کے معیار پر پورا اترتا ہوں؟ اگر آپ میرے والدین کے معیار پر پورا اترے تو یقیناً مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان کی پسند میری پسند ہوگی۔ لیکن اگر رضیہ اپنی خوشی اور مرضی سے آپ سے رشتہ توڑتی ہے تو پھر میری جانب قدم بڑھائیے گا، ورنہ نہیں۔ یہ ایک کڑی شرط تھی، مگر میں نے اس کسوٹی پہ پورا اترنے کی ٹھان دی۔ کیا؟ اس نے پورا منہ کھول دیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ دل کی؟ ہائے ہائے، اتنی سی عمر میں بائی پاس ہوگا؟ کھاتے بھی تو اتنا ہو، وہ موا کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں پرہیزی کرا کے ٹھیک کر دوں گی۔ دیکھو نا، دل کے مریضوں کی کیا شادی نہیں ہوتی؟ پھر فرض کرو تم مجھ سے شادی نہیں بھی کرتے، کسی اور سے ہو جاتی ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2-3 سال بعد وہ بھی کھا کے چربی نہیں چڑھا لے گا اور دل کا مریض نہیں بنے گا؟ مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی۔ کون ہے وہ بدذات؟ فلانی ڈھمکانی کی جگہ اس نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ میرا خون کھول کے رہ گیا۔ بکواس بند کرو۔ پھر ساتھ ہی میں ذرا نرم سا پڑا، آخر اس سے کام بھی تو نکلوانا تھا۔ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسے سارے کرتے ہیں۔ تم شادی تو کرو، میں خود تمہیں ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے عزائم جارحانہ تھے۔ دیکھو رضیہ، ایسے نہ تم خوش رہو گی نہ میں۔ تم اس شادی سے انکار کر دو۔ واہ، انکار کر دوں؟ تم کون سی فلم دیکھ کر آ رہے ہو؟ سن 74 کی، یا زیب النساء ہور میں سے کوئی ناول پڑھ کے آ رہے ہو؟ اپنی امی کے سرہانے رکھے رسالوں میں سے کوئی پڑھ لیا؟ مگر اس خیال میں نہ رہنا کہ میں یہ سب کروں گی۔ تمہیں قربانی دینا ہوگی، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تمہاری بھلائی ہوگی یا تمہاری سوتی کی، میری کون سی بھلائی ہے شادی سے انکار کرنے میں؟ میں نہ تو ناول والی پاگل دی پتر ہوں، نہ فلم کی ہیروئن جیسی الو کی پٹھی، یہ جو سائڈ پہ ہو کے ہیروئن سے سائڈ ہیروئن بن جاتی ہے۔ میں نے رسالے اتنے نہیں پڑھے جتنے ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں، اور بہت کچھ سیکھا ان سے۔ اب میں کروں گی کہ 6 مہینے بعد ہونے والی ہماری شادی اسی مہینے ہو جائے۔ کیا کرو گی تم؟ میں خوف زدہ ہو گیا۔ وہی جو اس موقع پر سب سے کارگر ہوتا ہے، پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ ایسے الزام لگاؤں گی تم پہ کہ تمہارے ماں باپ تمہاری چھترول کرتے تمہیں کان سے پکڑ کے، میرا مطلب ہے کہ بس وہ نکاح پہ لے آئیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت ہی داؤ پہ کیوں نہ لگانی پڑے۔ رضیہ، میں ششدر رہ گیا۔ اس کی زبان مکروہ اور غلیظ تھی، یہ میں جانتا تھا، مگر خیالات اس قدر گھناؤنے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، میں نے یہ اندازہ لگایا اور چپ چاپ سر جھکا کے لوٹ گیا۔ رضیہ میرا آخری سہارا تھی، آخری امید، جو اس بری طرح ٹوٹی کہ میں خود بھی ٹوٹ گیا۔ اور پھر میری شادی ہو گئی۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے جو آپ چاہیں وہی آپ کو مل جائے، لازم نہیں کہ جس چیز سے آپ فرار حاصل کرنا چاہیں اس سے چھٹکارا پا بھی لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نصیب، آپ اس سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر میرے نصیب میں لکھا تھا کہ میں ایک بد زبان، غسیلی، بد نیت عورت کے ساتھ اس کی کڑوی کسیلی سنتے عمر گزاروں تو مجھے یہی کرنا تھا۔ میں نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پہ رکھا، یادوں کے سفر میں اتنی دور، اتنا آگے نکل گیا کہ اپنی زبردست سے الائچی مار کا دودھ پتی کا حق بھی ادا نہ کر سکا۔ بیچاری اپنی ناقدری کا افسوس کرتے کرتے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ستیہ ناس، غرق ہو جاؤ سب کے سب، لانتی اولاد، سارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا۔ لو آ گئی وہ، جس کے ذرا دیر گھر پہ نہ ہونے سے نہ صرف میں نے اور بچوں نے بلکہ گھر نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ کچن میں کس نے قیامت ڈال لی ہے؟ وہ باپ گھسا ہوگا تمہارا، اسے ہوکا اٹھتا ہے ہانڈی چولہا کرنے کا۔ اچھی بھلی چائے دم لگا کے گئی تھی، مگر نہیں بھائی، زبان کا چسکا، بنائی ہوگی دودھ پتی۔
आधा किलो दूध काट काट के एक मग बनाया होगा अपने पेट के तंदूर में डालने के लिए। रिस्क का दुश्मन लानती, तुझे कितनी बार कहा है दांत अंदर रखा कर। नी सबा नी मरन जोगिए, जुएँ मारिए मर जा अल्लाह करके। इसके नॉन स्टॉप गालियाँ, कोसने, बद्दुआएँ शुरू हो गईं। फिर वो किसी नागहानी बला की तरह अंदर नाजिल हुई। तुम अब तक बिस्तर पर ऐंठ रहे हो मगरमच्छ की तरह। इतना नहीं हुआ कि बच्चों को ही देख लेते। सारे घर में आंधी ला के रख दी तुम्हारी बदबख्त जलील औलादों ने। कमर पे हाथ रखे अपने खून खार लालो लाल डेले निकाल कर मुझे घूर रही थी। मेरे जहन के पर्दे पर दो मधर बोलियां बोलने वाले नैना लहराए। एक सरदाह मेरे लबों से आज़ाद हुई। तौबा ड्रामे, हर वक्त मर्ग पे अफसोस करने वालों जैसी शक्ल बनाई होती है इस बंदे ने। किस्मत फूट गई मेरी जो। वो बुड़बुड़ाती दोबारा कमरे से निकल गई। आह खजीना, मेरे दिल से फरियाद निकली। क्या है? जाते जाते वो पलटी और फुनकारी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरा नाम ले लेकर क्या मंतर पढ़ रहे थे? वो मैं कह रहा था खजीना कि आज मौसम बहुत अच्छा है। ये अच्छा मौसम है, दिमाग का इलाज कराओ। वो चली गई। अरे आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं, अपना दिल खुश करने के लिए मैंने रज़िया का नाम खजीना नहीं रख दिया था, बल्कि मेरी शादी खजीना से ही हुई थी। रज़िया से मायूस होने के बाद जब मैं पलटा था तो अपनी पुश्त पे अम्मी को दम बखुद खड़े पाया। उन्होंने अपनी होने वाली मनपसंद बहू के नापाक अज़ाइम उसकी नापाक ज़ुबान से ख़ुद सुने थे। रज़िया के हाथों के तोते उड़ गए, साथ ही साथ अम्मी का इसे बहू बनाने का अरमान भी भाप बन के उड़ गया। उन्होंने इसी दिन वो मंगनी तोड़ डाली और अगले दिन उस्मान की अम्मी को लेकर खजीना के घर रिश्ता मांगने पिंडी चली गई। चट मंगनी पट ब्याह, और वही बुरे नसीब मेरे कि एक बदमिजाज बदजुबान औरत ही लिखी थी। चाहे वो रज़िया जैसी खुल्लम खुल्ला गंद उगलने वाली हो, या खजीना जैसी बज़ाहिर नफीस सुलझी हुई लड़की जो दुनिया के सामने ख़ुद पे शाइस्तगी के पर्दे डाले रखती है, मगर तालीम याफ्ता होने के बावजूद अंदर से रज़िया से भी गई गुजरी है। हाय, हम तो बेखबरी में लुट गए, ठगे गए। अब अंदर लेटे लेटे पिछलों को रोते रहोगे या गोश्त भी लाओगे? सब्ज़ी तो हज़म ही नहीं होती लाट साहब की औलादों को। आया जी, मैं चप्पल पहन के बाहर भागा। यह खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर से आऊँगी किसी खूबसूरत से नावल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।